हेलो स्टूडेंट्स, आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में काफी बदलाव किए। ये जो चेंजेस हैं उनके स्टडी मटेरियल में, ये एप्लीकेबल होंगे जिन बच्चों का अटेम्प्ट है 2021 में, मई में एंड ऑब्वियसली नवंबर एंड ऑनवर्ड्स। तो स्टडी मैट में जो बदलाव हुए हैं उसके ऊपर मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर करने वाला हूं, और इसमें जो भी उनका कंटेंट चेंज हुआ है ये सारा मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपको ये फाइल मुझसे चाहिए हो तो डेफिनेटली आप मुझसे ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सीए फाइनल में पहली बात तो ये है, पेपर नंबर हमारा 4 है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में। तो अभी मैं आपसे पहले बात करने जा रहा हूं इकोनॉमिक लॉज के ऊपर, जो स्टडी मटेरियल में लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए हैं और किस वजह से हुए हैं वो ये है कि एक तो एफसीआर एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट आया 2020, और आईबीसी की भी वजह यही है, अमेंडमेंट एक्ट 2020। लेकिन इसके बावजूद इंस्टीट्यूट ने काफी चेंजेस किए हैं। तो हमें जानना है इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल किस नेचर के किए हैं। तो मैं ये कहूंगा जो नेचर है वो ये है, उन्होंने जो भी एडिशंस किए हैं, डिलीशंस एक आधे को छोड़ के एडिशन ही है, वो है कई एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कंटेंट में चेंज नहीं है, लॉ में इतना चेंज नहीं है जितने क्वेश्चंस में है। एक तो ये वजह है, लेकिन ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंस्टीट्यूट के नए एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं लेकिन इस चीज से थोड़ा सा कह लीजिए वो अनअवेयर हैं, तो बाय दिस पर्टिकुलर लेक्चर अपने आप को अपडेट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सरफाइसी एक्ट से। सरफाइसी एक्ट में सेक्शन 2L, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फाइनेंशियल एसेट की आप पढ़ते हो, तो उस पर सिंपल एक एग्जाम्पल इन्होंने इंसर्ट किया, उसी की बात कर रहा हूं। तो हम सारे जानते हैं वो एसेट्स जो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, नेचुरल है, वो एसेट सिक्योरिटाइज नहीं हो सकता, या सिंपल सी बात कहें सरफाइसी एक्ट नहीं लगेगा। तो जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि एक अनसिक्योर्ड लैंड है, इन द बैलेंस शीट ऑफ बोरोअर है, अनसिक्योर्ड है, दैट मीन्स आपने कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है, कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय व्हाट, NARC। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो क्या खरीदती है, एनपीए खरीदती है बैंक का, और उसके साथ उसे क्या मिल जाते हैं, सिक्योर्ड एसेट्स। तो नेचुरल है, ये कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल, बट यू नेवर नो, MCQ हो या 2 नंबर के रूप में कोई भी वो क्वेश्चन दे में पुट अप बाय द सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि आप पीछे भी देखें, नवंबर 2020 में भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे, स्पेशली मैं फेमा में से कहूंगा, स्ट्रेट वे उन्होंने कॉपी पेस्ट डाल दिए अपने एग्जाम्पल। नेक्स्ट, एक नई डेफिनेशन जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में इंसर्ट करी है 2ZB में, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है मींस, एग्रीमेंट तो एक एग्रीमेंट ही होता है, या एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, या आगे वर्ड लिखा ही है एनी अदर डॉक्यूमेंट या अरेंजमेंट। सिक्योरिटी एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट एनी अदर डॉक्यूमेंट या अरेंजमेंट, जिससे क्या हो रहा है, नेचुरल है, एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होगा, क्रिएट होगा, किसके फेवर में, सिक्योर्ड क्रेडिटर के, इंक्लूडिंग व्हाट, मोर्टगेज, द क्रिएशन ऑफ मोर्टगेज। दैट मीन्स कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है, वो आप कैसे रखते हो, उसके कागज देते हुए, बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स विद व्हाट, सिक्योर्ड क्रेडिटर। सो एग्रीमेंट है, मीन्स एग्रीमेंट कहें, इंस्ट्रूमेंट कहें, आप डॉक्यूमेंट कहें, अरेंजमेंट कहें, जिससे क्या हो रहा है, एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इन द फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इंक्लूड्स मोर्टगेज, जहां से टाइटल डीड सिक्योर्ड क्रेडिटर को दी जा रही है। देन NBFCs के ऊपर क्या सरफाइसी एक्ट लगेगा, क्योंकि बैंक के ऊपर लगता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लगता है, और NBFC भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट सारे NBFC पे नहीं लगता। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि
कि एनबीएफसी को तभी सरफासी एक्ट का बेनिफिट मिलता है अगर उसके एसेट्स हो 500 करोड़ के। लेकिन अब ये लिमिट चेंज होकर कितनी हो गई है, ये अमेंडमेंट है आपके लिए। 100 करोड़ के अगर उसके एसेट्स हैं तो उसको सरफासी एक्ट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ में प्लस कहें या एंड कहें। पहले ये होता था जो लोन आपने दिया है, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड अमाउंट ऑफ लोन शुड नॉट बी लेस देन 1 करोड़। पहले 1 करोड़ होता था, अब ये चेंज होकर कितने का हो गया, 50 लाख। तो ध्यान क्या रखना, आपके एसेट हो 100 करोड़ के, प्लस जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है लोन का अमाउंट वो 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें साइमल्टेनियस है। कहने का मतलब ये अमेंडमेंट दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये नोटिफिकेशन आती है 24 फरवरी 2020 उसके द्वारा है। जैसे अगर आपके एसेट 100 करोड़ के हैं लेकिन डेट का अमाउंट लेस देन 50 लाख है, ऑब्वियसली सरफासी का बेनिफिट नहीं मिलेगा एनबीएफसी को। दूसरा, एनबीएफसी के एसेट्स ही लेस देन 100 करोड़ हैं लेकिन डेट आपने 50 लाख से ज्यादा कर दिया है, तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस हैं, कैन नॉट बी। अगर आपके एसेट्स 100 करोड़ के हैं और डेट भी क्या है 50 लाख से ज्यादा है तो नेचुरल है आपको बेनिफिट मिलेगा। देन सेक्शन 5A है, नॉर्मल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई चेंज भी नहीं है, जस्ट हल्का सा एग्जांपल डाला है। ये क्या होता है कि जब बहुत सारे डीआरटी में आपके केसेस चल रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस, बहुत सारे डीआरटी में आपके केसेस चल रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि एआरसी ने एक्विजिशन वगैरह कर ली है फाइनेंशियल एसेट की, तो आप चाहते हो एक डीआरटी में सारे केसेस क्या हो जाएं, ट्रांसफर हो जाएं। तो इसके लिए आप ट्राइब्यूनल में क्या डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसी के ऊपर हल्का सा इन्होंने एक एग्जाम्पल इंसर्ट किया, जैसे अ ग्रुप ऑफ बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू अ सिंगल बोरोवर अगेंस्ट अ सिंगल सिक्योरिटी, दीज बैंक्स फाइल सूट इन देयर जुरिस्डिक्शनल डीआरटीज। तो कई बैंक थे, कई डीआरटी में केस कर दिया। देन दीज बैंक ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट, आपने फाइनेंशियल एसेट एआरसी को दे दिया, तो यहां पे एआरसी अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को, appellate tribunal having jurisdiction over any DRT as it thinks fit. Appellate tribunal, after giving opportunity of being heard, shall pass the necessary order for what? Transfer of pending applications to any one of the DRT. और जो ऑर्डर पास किया है appellate tribunal में, नेचुरल है वो सारे DRT के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर किसी DRT ने रिकवरी सर्टिफिकेट के एसेट को अक्वायर करने का ऑर्डर दे दिया है तो ऑब्वियसली है वो तो फॉलो होगा, वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो सिंपली एग्जांपल है, नथिंग एल्स। तो ये जो ग्रीन कलर से लिखा है मैंने, सिर्फ यही अमेंडमेंट है, मतलब जो ऊपर कंटेंट है उसमें कोई चेंज नहीं है सच। तो अगर इट विल बी गुड अगर आप अपने नोट्स आपने हैंड रिटन बना रखे हैं, जैसे नॉर्मली मैं तो सब कुछ हैंड रिटन लिखवाता हूं, तो जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं स्पेशली इट विल बी गुड इन देयर इंटरेस्ट कि वो अपनी कॉपी निकाल के उसके साथ में मेरे साथ साथ इंसर्ट करते रहें या लिखते रहें, भाई इसमें एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, दिस एंड दैट। देन नोटिस टू ऑब्लिगोर, सेक्शन 6, इसमें भी ऐसा कोई खास बदलाव नहीं है, हल्के से कंटेंट में उन्होंने उसको बढ़ाया और कुछ नहीं है। तो जैसे ही एआरसी क्या करती है, फाइनेंशियल एसेट खरीद लेती है, तो नेचुरल है नोटिस दिया जाता है कि भाई आज के बाद आप बैंक को पैसा नहीं देंगे, आप किसको देंगे, एआरसी को पैसे देंगे। तो ये लिखा है, बैंक एफआई में इफ इट कंसिडर्स एप्रोप्रिएट, एक नोटिस देगा कि फाइनेंशियल एसेट खरीद लिया है एआरसी ने, तो आप नोटिस किसको दोगे, ऑब्लिगोर को, एंड एनी अदर कंसर्न पर्सन, कंसर्न रजिस्टरिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग आरओसी, इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द मॉर्गेज चार्ज, हाइपोथिकेशन, ये सारी फाइनेंशियल एसेट वर्ड लिख दिए। तो कहने का मतलब है, पहले हम नॉर्मली पढ़ लेते थे कि नोटिस देना ऑब्लिगोर को, अब क्या आ गया, 3 चीजें आ गई, ऑब्लिगोर को, कोई और कंसर्न पर्सन, एंड तीसरा कंसर्न रजिस्टरिंग अथॉरिटी। बस ये कर दीजिए, जैसे यहां लिखा था नोटिस टू ऑब्लिगोर, तो 2 चीजें और आ गई, कंसर्न पर्सन एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी। देयर आफ्टर ये सेक्शन 17A एंड 18B का आज के दिन कोई रेलिवेंस नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए थे देखिए, और उसकी वजह सिंपल है, 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इस चीज को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। तो 17A 17B का अब कोई रेलिवेंस नहीं है, आपने लिखा हुआ उसे काट दीजिए। अब जैसे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, कुछ एक क्वेश्चन डाले गए हैं, तो मैं यहां कहूंगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नया इंसर्ट हुआ, इससे पहले 3 थे, यूं कह लीजिए। तो दिस इज वेरी नाइस वन, मैं एक स्टार सा बना देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का आप पेपर से पहले देख के जाइए। देखिए क्या है,
एक नेशनलाइज बैंक ने एक लोन दिया है 20 करोड़ का एक कंपनी को 12% ब्याज पे, और प्रिंसिपल अमाउंट रीपेबल है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। नेचुरल है 20 करोड़ का है तो 5 साल का है, 2-2 करोड़ की इंस्टॉलमेंट्स हैं। लोन पूरी तरह से सिक्योर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखा गया है। कंपनी रेगुलर थी पेमेंट करने में 3 साल तक विद इंटरेस्ट, नहीं इन पेइंग 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years। लेकिन मार्केट में आ गया रिसेशन तो भैया बहुत गड़बड़ हो गई, ये वो प्लांट क्लोज हो गए और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 महीने 60 दिन का बैंक ने इंतजार किया और बैंक ने अब निर्णय ले लिया है कि हम ये जो एनपीए है, ये लोन है, ये हम बेच देंगे एआरसी को। तो इट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल अ लोन। एक दैट मीन्स क्वेश्चन में एक नया पार्ट अलग से और हो गया, वो ये है एक और लोन था, ये किसी फार्मर को दिया गया है और उसका एग्रीकल्चर लैंड गिरवी रखा हुआ है। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हिस्से में हम चलते हैं। तो आपने क्या सोचा 60 दिन के बाद बेच देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। 60 दिन का तो नोटिस होता है अंडर सेक्शन 13। तो दरअसल इससे पहले आपने क्या करना होता है, एनपीए डिक्लेयर करना होता है। तो एनपीए क्लासिफाई करेंगे आप और उसके लिए टाइम कितना होता है, 90 डेज का होता है। तो बिना एनपीए डिक्लेयर किए आप इसे बेच नहीं सकते। जहां तक फार्मर के एग्रीकल्चर लैंड की बात है तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सेक्शन 31 डील करता है कि उसके ऊपर सरफाइसी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। ये रहा सेक्शन 31। तो एग्रीकल्चर लैंड उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल सा है। तो एक कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, बैंक से पैसा लिया था और लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी है, बैंक ने एनपीए क्लासिफाई किया, दैट्स गुड। अब बैंक ने आपको नोटिस दिया है सेक्शन 13 में जो 60 दिन का होता है कि भाई अपना पैसा दे दीजिए, और लेकिन कंपनी ने क्या, द कंपनी ऑब्जेक्टेड फॉर फुल सेटलमेंट एंड द टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट। लेकिन कंपनी उस पर ऑब्जेक्ट कर रही है, भाई 60 दिन तो ठीक नहीं है। तो 60 दिन तो ओके है, क्योंकि सेक्शन 13 में सब सेक्शन 4 में क्लियरली यही लिखा हुआ है। The bank did not respond to the objection of the company. In the light of the provision, decide whether the objection of company is valid, whether the bank has to respond to the objection. अगर कंपनी कोई अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन रेज करती है तो 15 दिन में उसका जवाब बैंक को देना होता है, ये एक रिक्वायरमेंट है। Whether the bank has to enforce the security interest without intervention of the court, सरफाइसी एक्ट की मेन ब्यूटी ही ये है। तो पहला हम चीज कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि 60 दिन का आपने नोटिस दिया, परफेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है, तो कंपनी गलत कह रही है। लेकिन हाँ, कंपनी का राइट है एक रिप्रेजेंटेशन देने का और बैंक को उसके ऊपर अपना जो भी है एक कम्युनिकेट करना है 15 दिन के भीतर, वो नहीं करते हैं तो वहां बैंक गलत है। और तीसरी बात तो क्लियर है कि यस मे बी इन्फोर्स्ड ऑब्वियसली विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। तो ये 2 क्वेश्चन थे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर। तो देखिए, वैसे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई होगी सेक्शन 21P में सेक्शन 3 के साथ, और ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपसे हल्का सा ये इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन इसकी इंसर्ट की गई थी बाय फाइनेंस एक्ट 2019 में। तो पहले भी शायद आपने पढ़ा होगा, तो एक आधी चीज की ओवरलैपिंग भी होगी, बट इट्स इन योर इंटरेस्ट। तो हम सेक्शन 3 में यही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हु सो एवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं तो इसे शॉर्ट में कहता हूं अक्की, attempts knowingly assist, knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property। तो ये सारा सेम का सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। जस्ट आप क्या देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है। इट इज hereby clear that a person shall be guilty, अगर वो व्यक्ति फाउंड है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सारी डेफिनेशन सेम वही आ रही, कॉपी पेस्ट यहां तक देखते जाइए, सारी की सारी वही है। नेमली बस ये कह दिया इन कार्यों में आप इन्वॉल्व हैं, ये चीजें आपने लिख दी, कुछ छुपा रहे हो, रख रहे हो, खरीद रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, शो कर रहे हो कि क्लियर है, या क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी इन एनी मैनर। तो किसी तरह से भी छुपाना छुपाना ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही हिस्सा रहेगा। और सेकंड क्लोज इसकी कहती है द प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज अ कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी एंड कंटिन्यूज टिल सच पर्सन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आप इंजॉय कर रहे हो उन प्रोसीड्स को, सेम वही चीजें जो ऊपर आपने पढ़ ली। देखिए कंसीलमेंट वर्ड आ गया, ई था, पोजेशन बी, एक्विजिशन सी,
यूज डी, प्रोजेक्टिंग ई, और ये क्लेमिंग एफ। तो आप उसे एंजॉय कर रहे हो बाय वे ऑफ कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन। तो ये मेन पॉइंट है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिए आप क्लॉज ए से एफ तक। सेम वे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन, इसमें भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है सेम बाय फाइनेंस एक्ट 2019 ने, सेक्शन 21U। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम ये कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपके पास आई है, क्रिमिनल एक्टिविटी करके आई है, स्केड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड। अब एक्सप्लेनेशन जो इंसर्ट हुई है वो ये कहती है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूड प्रॉपर्टी नॉट ओनली डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्केड्यूल ऑफेंस। सिर्फ स्केड्यूल ऑफेंस ही नहीं जो डेफिनेशन में लिखा था, बट ऑल्सो एनी प्रॉपर्टी विच में directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to schedule offense. That's the word main. तो बस ये आपने डाल दिया कि सिर्फ schedule offense ही नहीं बल्कि उससे relatable भी हो, किसी तरह से relate कर रही है, तब भी हम उसे proceeds of crime ही मानेंगे। Then section 11, ये आप adjudication के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन section 11 पहले हमारे कोर्स में नहीं डाल रखा था, तो अब ये नया इंसर्ट किया है। ऐसा नहीं क्योंकि सेक्शन नया आया है, पहले भी था, बस क्योंकि हमारे कोर्स में ओवरव्यू था एक्ट का, सारे सेक्शन नहीं थे, तो अब उन्होंने ये भी डाल दिया है। इजी सा सेक्शन है, कुछ नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पावर की बात करी है। सिविल कोड की पावर आप सबको पता होगा, समन इशू करना, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, पासिंग एक्स पार्टे ऑर्डर, रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन। ये सारे पॉइंट आपने हर एक्ट में पढ़े। तो बस वो पावर की बात की गई है, और ये कहा गया जब आप किसी को सम्मन करते हो तो उसे आना पड़ेगा खुद ब खुद या थ्रू अपने किस एजेंट के द्वारा वो अपीयर होगा, और आके उसे सच बोलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जो भी कार्रवाई है वो किस नेचर की होगी, जुडिशियल इन नेचर। तो नॉर्मली इस सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट है ये सारा आपने इवन मनी लॉन्ड्रिंग में ही अलग अलग जगह पे पढ़ा हुआ है। बस अब सेक्शन 11 में ये याद रख लीजिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर ये इंसर्ट होके आ गया है। देन Section 12AA, that is the new section being inserted in the Money Laundering Act, क्योंकि 12AA है। तो कहता है हर एक ये रिपोर्टिंग एंटिटी पे हम पढ़ते होते हैं जो उनकी ऑब्लिगेशन है उसी से रिलेटेड है। ड्यू डिलीजेंस मीन्स इनहांस ड्यू डिलीजेंस, ज्यादा और ध्यान रखना होगा। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शेल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करने से पहले। सर ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का मतलब है आपने पैसा निकाला या जमा करवाया है, एक लिमिट जो प्रेस्क्राइब थी उसके ऊपर, ये लिमिट हमें याद नहीं रखनी है, एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, निकाला या जमा करवाया, या फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करी, या आपने हाई वैल्यू इंपोर्ट्स किए, या बाहर पैसा भेजा, इंपोर्ट करेंगे पैसा तो भेजेंगे ही। एंड नंबर 4, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करना जो इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सरकार की तरफ से बहुत ही हाई रिस्क या मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंडिंग वाली चीज है। तो कहता कोई आपने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करी, ये याद रख लो, पहली निकालना या जमा करवाना, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग 2, तीसरा हाई वैल्यू इंपोर्ट और रेमिटेंस, एंड फोर्थ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द ओपिनियन ऑफ रेवेन्यू, ये बहुत ही ज्यादा टेररिस्ट से रिलेटेड हो सकती है या हाई रिस्क वाली हो सकती है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी की यहां पे क्या जिम्मेवारियां हैं, एक तो आप वेरीफाई करो आइडेंटिटी अपने क्लाइंट्स की जो ये काम कर रहा है, ऑब्वियसली आप उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हो उसके आधार से, या फिर प्रोवाइडेड वेयर सच वेरिफिकेशन रिक्वायर ऑथेंटिकेशन ऑफ पर्सन हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन आधार, कि आधार उसे मिल नहीं सकता था, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो, ऑथेंटिकेट करो बाय सच अदर प्रोसेस और मोड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तीसरा हिस्सा, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई है, टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ द क्लाइंट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ओनरशिप एग्जामिन करनी। फोर्थ, आपने एडिशनल स्टेप्स लेने टू रिकॉर्ड द पर्पस कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों करी है। एंड देन
Where any specified transaction या series of transaction taken by client is considered suspicious or likely to involve proceeds of crime, the reporting entity shall increase the future monitoring, greater scrutiny. कि अगर आपको सस्पिशियस लगता है फ्यूचर मॉनिटरिंग करें, ग्रेटर स्क्रूटनी करें, एंड उससे रिलेटेड ये ड्यू डिलिजेंस करके जो इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन की है उसका आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली बिटवीन द क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। तो इसे अच्छे से याद कीजिए। सेक्शन 12AA है, ये है इनहांस ड्यू डिलिजेंस। किसको करना है? रिपोर्टिंग एंटिटी को करना है। तो किसके लिए करना है? स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट, विड्रॉल, एक लिमिट से ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग, हाई वैल्यू इंपोर्ट, रेमिटेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टेरर या हाई रिस्क वाली है तो आप उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करें आधार से, नहीं है तो अदर मोड से। एंड तीसरा था एग्जामिन करें आप ऑनरशिप, तो इसे आप पॉइंट्स बना सकते हैं 1 2 3। फोर्थ आप क्या करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्यों करी है उसके पीछे का पर्पस देखने की कोशिश करेंगे। एंड पांचवा, अगर आपको सस्पिशियस लगती हैं तो फ्यूचर मॉनिटरिंग करेंगे, ग्रेटर स्क्रूटनी करेंगे। छठा, आप रिकॉर्ड बना के रखेंगे 5 साल के लिए। और यहां मैंने आपको बताई दिए कितने पॉइंट हैं, 4। तो इस तरह से शॉर्ट में आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मुझसे आप ये इवन PDF जो है ये मुझसे ले सकते हैं। दिस इज अ नंबर यू कैन गेट फ्रॉम मी ऑल्सो। चलिए अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी एक डेफिनेशन के ऊपर ही है। तो ये डेफिनेशन आती है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर अंडर सेक्शन 2RA। क्रॉस बॉर्डर, 2 देशों में इन्वॉल्व। तो कहता है रोहित नौकरी कर रहे हैं जर्मनी में पिछले 3 साल से। तो ये कॉपी पेस्ट देखिए, इस तरह से एग्जाम में आपको प्रश्न आ सकता है। तो इन्होंने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करी है जो जर्मनी में ऑफेंस है। द कंडक्ट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एन ऑफेंस इन इंडिया एज वेल इफ इट हैड बीन कमिटेड इन इंडिया। ठीक है जी। प्रोसीड्स इन्वॉल्व हैं 60 लाख के और उन्होंने कोशिश करी है टू रिमिट 50 लाख। कहां पे? टू इंडिया। तो ये वर्ड है असली, अटेम्प्टेड टू रिमिट, कोशिश करी है, भेजे नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है सक्सेसफुल नहीं हुए। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई ये तो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन वाला ऑफेंस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेक्ट है? देखो जी, एक होता है किसी का मर्डर कर देना, एक होता है कोशिश करना। कोशिश में नुकसान पहुंचाओगे, अटेम्प्ट टू मर्डर है, धारा 307 लगती है। लेकिन एक ऐसे सोच लेना जैसे मैं सोचूं किसी का मर्डर कर दूं, तो क्या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नॉट एट ऑल। सेम आंसर यहां पे है। तो देखिए, तो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन मींस क्या है? एनी कंडक्ट बाय पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एट दैट प्लेस एंड विच वुड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ABC, ये तो आप जानते हैं स्केड्यूल के, had it been committed in India and if such person remits the proceeds, कहां भेज रहा है? इंडिया में। और any offense specified in तीनों पार्ट में स्केड्यूल में has been committed in India या इंडिया में किए हूं, and the proceeds of crime आप ट्रांसफर करें to a place outside India, या आपने कोशिश करी है to send, यहां चल जाएगा कोशिश करना, क्योंकि इंडिया में तो क्राइम आपने किया ही है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा। लेकिन यहां पे पहले वाले हिस्से में ध्यान दीजिए, ऑफेंस बाहर किया है तो हिंदुस्तान में तो कुछ अभी तक हुआ ही नहीं, क्योंकि कोशिश करिए, पैसा तो आया नहीं। सो इट इज एविडेंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 कि अटेम्प्ट टू रिमिट विल बी कंसिडर्ड ए क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन, लेकिन जब ऑफेंस इंडिया में हुआ हो। लेकिन अगर ऑफेंस हुआ हिंदुस्तान के बाहर तो इसे क्रॉस बॉर्डर तभी मानेंगे जब पैसा इंडिया में आए, प्रोसीड्स रिमिटेड हो इंडिया में। द वर्ड अटेम्प्ट टू रिमिट इज मिसिंग इन पार्ट 1, तो इसलिए हम इसे क्रॉस बॉर्डर ऑफेंस नहीं मानेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला जो एग्जाम्पल आता है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एंड दिस डील्स विद सेक्शन 57। वो किस पे है कि 2 देश आपस में ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट, ताकि इंफॉर्मेशन वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड शेयर की जा सके या ऐसे क्रिमिनल्स का एक्स्ट्राडिशन हो सके, उसके ऊपर है। तो कहता है मिस्टर ए हैज बीन सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक्स इन टैक्स हेवन कंट्री एक्स। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट है टैक्स हेवन कंट्रीज जो 2 नंबर का पैसा ले लेती हैं।
विच इज स्टफ्ड विद मनी अर्नड फ्रॉम एक्सटोर्शन, किडनैपिंग का काम करते हैं भाई साहब। इन दिस रिगार्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर आई जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनका ओपिनियन ये है कुछ हमें इंफॉर्मेशन उनके अकाउंट के बाहर से चाहिए होगी। Hence he has made an application to special court seeking permission कि आप उनको लेटर लिखिए competent authority outside India. In this regard, what course of action would be taken by the special court? तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो स्पेशल कोर्ट को सिंपली जब आपने एप्लीकेशन दी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपने राउट करना है, तो आप जो भी आपने एविडेंस उनके सामने पेश किया है और वो इस चीज से अगर क्या है सेटिस्फाइड है तो वो लेटर इशू कर देंगे। That's it. मेन सिर्फ इतना से ही पॉइंट है, बाकी कॉपी पेस्ट वही सेक्शन 57 में जो आप पढ़ते हैं। अगला एक सेक्शन देख लीजिए 59, पहले ऐसा लिखा नहीं हुआ था नोट्स में, स्टडी मटेरियल में, अभी उन्होंने इंसर्ट किया है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्संस, इंफॉर्मेशन ही लोग जिसे हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, विजय माले को लेके आना, इस ढंग से कह लीजिए आप। तो कहता अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है सेक्शन 4 का ऑफेंस हुआ है तो और उन्हें लगता है डिजायर्स की सम्मन दिया जाए एक्यूज्ड को, उसको अरेस्ट करने का वारंट इशू किया जाए और सम्मन टू एनी अदर पर्सन कि उसको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कि अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है एक्यूज्ड को सम्मन दिया जाए या किसी और व्यक्ति को जो उसको लेके आए या उस आदमी को अरेस्ट किया जाए, या सर्च वारंट issued by it shall be served or executed at any place in any contracting state, लेकिन आदमी लेके आना बाहर से, it shall send such summons or warrant in duplicate in such form to such court, judge, magistrate through such authorities as the central government may by notification specify in this behalf। तो अब बाहर वाली कोर्ट को जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना क्या किया, अलायंस किया है, ये ट्रेटी साइन की है, एग्रीमेंट साइन किया है, उसको आप भेजिए और उस कोर्ट, जज या मैजिस्ट्रेट के थ्रू शेल कोज द सेम टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो जो सर्च वारंट कह लीजिए या अरेस्ट वारंट कह लीजिए या सम्मन कह लीजिए, उसके थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो 4 चीजें आपने याद रखनी है कि स्पेशल कोर्ट को लगता है सेक्शन 4 का आपने ऑफेंस किया है और स्पेशल कोर्ट क्या जारी करना चाहता है, सम्मन उसके खिलाफ या कोई और आदमी जो उसे प्रोड्यूस कर सके, या अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट। लेकिन ये कहाँ इशू करना है, देश के बाहर। तो आप ये करेंगे थ्रू डुप्लीकेट, और किसके थ्रू, कोई भी जज, कोर्ट, मैजिस्ट्रेट जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये अगर आप, आई रिपीट अगेन, तो जो कुछ आपने नहीं लिखा हुआ अपने हैंड रिटन नोट्स में, कई बच्चों ने ये वो, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक द पीडीएफ। लेकिन मैं क्लियरली यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंटेंट मैं पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ आपसे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने लिखी होंगी, पढ़ी भी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, तो वो जरूर ध्यान से सुन के आप अपने नोट डाउन करते रहें। तो आगे सिंपल एग्जाम्पल है और सेक्शन 5 के ऊपर है, एडजुडिकेशन पे, जिस पे आप डील करते हैं। तो मिस्टर बी ने एक फ्लैट खरीदा है लेकिन ड्रग्स के पैसे से खरीदा है और ये डायरेक्टर साहब ने अटैच टेक ओवर कर लिया है, ईडी वालों ने। मिस्टर बी जो है वो हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए हैं और लेकिन वो स्टे ऑर्डर बाद में कोर्ट ने हटा भी दिया है। आपसे पूछा गया समय बताइए कितने दिन तक ये प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैचमेंट की जा सकती है और क्या मिस्टर बी का बेटा उस फ्लैट में रह सकता है। तो देखिए नॉर्मली हम सीधा सीधा पढ़ते हैं 180 दिन का टाइम पीरियड है, आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने क्या लगा दिया है, स्टे लगा दिया है, तो उस पीरियड को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। लेकिन आपको फर्दर कितने दिन और मिल जाते हैं, 30 दिन मिल जाते हैं। और इस दौरान उस प्रॉपर्टी पे अगर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हक है तो बिल्कुल वो उसके अंदर रह सकता है, क्योंकि ही बिकम्स व्हाट, अ पर्सन इंटरेस्टेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर के ने कार इस्तेमाल कर रहे हैं स्मगलिंग के लिए और ये भाई साहब स्पेशल कोर्ट ने देखा कि हाँ ये तो इन्वॉल्व है, और लेकिन कार इन्होंने लोन पे ले रखी थी बैंक से। तो प्रश्न ये है क्या कार को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो देखिए जब सेक्शन 9 यही कहता है, जैसे सेक्शन 8 में आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ जाता है कॉन्फिस्केशन का, द प्रॉपर्टी विल बी वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम व्हाट, इनकम्बरेंसेस। तो बेसिक सी चीज है, अगर आपने कोई एसेट का उपयोग किया है और आपकी मंशा ये है टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कहें या चैप्टर,
तो जैसे इस कार का आप इस्तेमाल कर रहे थे इस कार्य के लिए, तो यहाँ पे बैंक को कोई राइट नहीं है, चाहे बैंक का कार के ऊपर राइट है, देयर राइट विल बी फॉरगोन, और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट विल गेट द कार फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। तो नाउ स्टूडेंट्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो उसके अंदर अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने काफी चेंजेस किए हैं, वो हमें देखना है। तो वो सारी चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल में जो इंस्टीट्यूट ने कुछ एक और भी डाला है वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन साथ में मैं अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस कर रहा हूं, चाहे इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में पूरा डाला या नहीं डाला या एक्स्ट्रा डाला, राइट। सो वो एक पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात, स्टडी मैट में लिखा गया जो शब्द FCRA एक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं लेकिन डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर वो शब्द डिफाइंड किए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, चाहे 1950 का हो या 51 का हो या FEMA एक्ट में हो, तो वहां से मीनिंग ले लो। वो आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी की वजह से इस एक्ट से मीनिंग लिया जाएगा। देन सेक्शन 5 जो पहले इन्होंने अपने स्टडी मैट में नहीं डाल रखा था, तो इट्स नॉट अ न्यू सेक्शन की अमेंडमेंट एक्ट से आया, सेक्शन पहले था बट मटेरियल में नहीं था, तो अभी ये स्टडी मटेरियल में क्या हुआ, इंसर्ट किया गया है। तो ये है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी तो पढ़ते हैं लेकिन साथ में ये लिखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल इन नेचर, तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल नेचर में है। तो ये इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्स में लेके आए हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है लेकिन एक्टिविटीज या आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो क्लोजली बिल्कुल ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी का ही काम कर रही हूँ। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं पॉलिटिकल इन नेचर, और किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में बताया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी सेटिस्फाइड कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज, एक बात, आइडियोलॉजी प्रोपेगेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम एसोसिएशन जो भी आपके हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस चीज से सेटिस्फाइड है कि अगर आप इस काम में इन्वॉल्व हैं तो वो ऑफिशियल गैजेट में छाप के एक ऑर्डर निकाल देंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी माना जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की हैं रूल नंबर 3 के अंदर। बिफोर, लेकिन आपके खिलाफ ये ऑर्डर आए उससे पहले सरकार आपको एक नोटिस देगी, और ये नोटिस होगा कम से कम 30 दिन का, ताकि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें कि भाई साहब मैं पॉलिटिकल इन नेचर नहीं हूं। नो डाउट आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल सकता है 30 दिन में, अगर आपने नहीं दिया है तो फर्दर 30 दिन का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद ये वो ऑर्डर देगी जैसे उन्हें ठीक लगे अकॉर्डिंगली, और वो अपना ऑर्डर दे देगी 120 दिन के भीतर। और ये 120 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, जिस दिन सरकार ने आपको नोटिस इशू किया था। और किसी कारणवश अगर ये 120 दिन में नोटिस नहीं भी आता है तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, जैसे आप कह सकते हैं, फर्दर एक तरह से कह लीजिए एक्सटेंशन है कितने दिन का, 60 डेज का। तो एक बहुत ही, जैसे यहाँ लंबा चौड़ा लिखा हुआ, तो मैं तो सिंपल कहता हूँ 4 लाइनें आपने लिखनी है कि कब आप ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल इन नेचर बताओगे। तो जैसे मैंने यहाँ मार्क किया, देखिए आप यहीं से लिख सकते हैं, मैं मार्किंग दोबारा कर दूं। आपकी एक्टिविटीज को देखते हुए एक बात, आपकी आइडियोलॉजी को देखते हुए, और उसके बाद रूल 3 का कंप्लायंस करते हुए ऑफिशियल गैजेट में छाप देंगे। लेकिन छापने से पहले 5वां पॉइंट आपको नोटिस देंगे 30 दिन का, और 6ठा पॉइंट आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 30 दिन का, और ये 5वां यहीं पे 6th पॉइंट में एक्सटेंशन 30 दिन का, और उसके बाद इनका ऑर्डर आएगा 7वां पॉइंट 120 दिन में, एंड 8वां पॉइंट 60 दिन का क्या लेते हुए एक्सटेंशन बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। देन है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पे आप जानते हैं रोक है, पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह वगैरह है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है सच। हाँ, इसमें आप एक चीज पढ़ते हैं कि अगर इमरजेंट मेडिकल एड अगर आप लेते हैं तो प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, आप 1 महीने के अंदर सरकार को बता सकते हैं, और वो भी बताने की जरूरत नहीं होती इमरजेंसी मेडिकल एड में अगर वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए तक की है, तो भी बताने की जरूरत नहीं होती बाद में। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, देखिए ये हिस्सा इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इंसर्ट किया है, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस वो ये रेगुलेशन नंबर 6 इंसर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने इमरजेंसी का मतलब बताया, इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू बीइंग और बिकमिंग प्रोमिनेंट, बहुत
इंपॉर्टेंट था। इन ऑल प्रोबेबिलिटी द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर वॉज टू इंडिकेट एन इमरजेंसी विच इज समथिंग डेट अराइजेस अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी, हार्ट अटैक। तो गाइडलाइंस है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, ये स्टडी मैट में इंसर्ट की गई हैं, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यही आपने अपनी नोट्स में जो भी आप अपने फॉलो करते हैं उसमें हैंड रिटन है तो उसमें लिखिए या जैसे भी हैं। तो कहता है गाइडलाइंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, द फॉलोइंग केसेस नीड नॉट बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन केसेस के लिए तो हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, नीड नॉट बी। भाई कौन से हैं ये? कहते हैं व्हेन एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन प्रपोज्ड फॉरेन विजिट इज बीइंग मेट बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही है, फिर सरकार से पूछने की जरूरत क्यों है भाई? या आपका पर्सनल आप जा रहे हो तो सरकार से क्यों पूछोगे? या आपका कोई बाहर रिश्तेदार इंडियन नेशनल है, बाहर रहता है, आपको इन्वाइट किया है, आपके यार मित्र दोस्त रिश्तेदार रहते हैं तो क्या दिक्कत है? या आप बाहर किसी असाइनमेंट में जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटैलिटी नहीं है, पैसे कमाने जा रहे हैं। या कुछ है क्यों कह लीजिए नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट की तरफ से, यूएनओ वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए अलाउड है। या एमपीज, हमारे देश के एमपी जा रहे हैं और इंग्लैंड के भी एमपी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देश में बायलैटरल एक्सचेंज हुआ है कि किस तरह से पार्लियामेंट में काम किया जाए, या इसी तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है दो सरकारों के बीच में, तभी क्या जरूरत है। या फिर आप बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग कोर्सेज, और ये ट्रेनिंग कोर्सेज कौन से हैं? जो अप्रूव किए हैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड ग्रीवियंस पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो सिंपल बताया गया है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए एमओएच से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है भैया? सरकार भेज रही है आपको, पर्सनल पे जा रहे हो, बाहर आपका रिश्तेदार है इंडियन नेशनल, वो बुला रहा है, असाइनमेंट पे काम पे जा रहे हो, या ये बायलैटरल एग्रीमेंट एमपीज के हैं या सरकारों के हैं या ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड है। सेक्शन 7 पूरी तरह से अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने उसे खत्म कर दिया है, मतलब खत्म नहीं किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और इतना बड़ा आंसर बहुत ही छोटी सी 2 लाइनों में सेक्शन 7 खत्म है। और वो क्या कहता है? नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन, जैसे आप सेक्शन 11 में पढ़ के आते हो, या तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन या आप टेम्पररी जो अप्रूवल लेते हो, एंड आप रजिस्टर्ड है, एंड हु रिसीव्स, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब आपने क्या नहीं करना? शेल ट्रांसफर, आपने किसी और को पैसे नहीं देने, क्योंकि यहां मत भूलिए वर्ड क्या लिखा है, नो। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड आदमी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के बाद किसी और को नहीं दे सकता, पहले दे सकता था। तो ये बहुत अच्छा आपने एक कह लीजिए सेक्शन यहां आ गया है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आल से कि 100% आप इसको स्टार लेके चलिए कि एग्जाम में कोई इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन बना के वो डाल सकते हैं। देन सेक्शन 8 में कुछ एक बदलाव है, मतलब सम चेंजेस, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सेक्शन चेंज हो गया है। अमेंडमेंट एक्ट ने हल्का सा बदलाव किया है कि कितना पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च सकते हैं, तो ये सारा पहले का ही सेम है। तो आपने देखा कहीं भी पैसा लगाओ, लेकिन स्पेकुलेशन में नहीं लगाना था। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने एक ये लाइन इंसर्ट जरूर करी है, अ डेट बेस्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेट बेस्ड क्या होता है? सिक्योर्ड होता है, ब्याज ही आएगा, तो कहता है वो अलाउड है, वो शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव। तो पहले होता था आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे 50% खर्च सकते थे, देखिए ये रहा 50%। अब ये चेंज करके कितना कर दिया गया? 20%। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे सिर्फ आप 20% खर्च सकते हैं, और उसके बाद अगर 20 से ज्यादा खर्चने हैं तो आपको प्रायर अप्रूवल सीजी की लेनी है। मतलब सिंपली जो पहले 50% होता था वो चेंज हो गया 20% हो गया। ये है अमेंडमेंट। इसके बाद इंस्टीट्यूट ने क्या किया? ये इंसर्ट कर दिया जनाब, पहले ये नहीं होता था। क्या इंसर्ट किया? रूल 5। इन्होंने ये बताया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है, जबकि पहले वाले स्टडी मैट में क्या लिखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो ये रूल्स कहने का मतलब है हमारा जो पढ़ना है ना उसका साइज ये बढ़ाते जा रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले। तो इन्होंने बताया ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसे। देखिए पहले क्या लिखा है, सैलरी हो, वेजेस हो, ट्रैवल का खर्चा हो, रेम्युनरेशन रियलाइज्ड बाय मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी गवर्निंग काउंसिल ऑफ द पर्सन। तो पर्सन का मतलब हो गया ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसके जो भी मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनको तनख्वाह ट्रैवल खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है जी। ऑल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स हायरिंग ऑफ पर्सनल, मीन्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यक्ति हायर करना चाहते हैं, तो हायरिंग पे जो खर्चा हुआ है
for the management of activities of the person, salary, wages or kind of remuneration paid including cost of travel to such personnel। तो और साथ में जो आपने लोग हायर किए हैं उनका क्या आ गया, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू सच पर्सोनल। ढंग से देखिए दोबारा से, ऑल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स हायरिंग ऑफ पर्सोनल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन एंड सैलरीज, वेजेस और एनी काइंड ऑफ रेमुनरेशन पेड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू सच रेमुनरेशन। तो जो लोग आपने हायर किए हैं उनकी तनख्वाह भी, उनका खर्चा भी। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंज्यूमेबल्स, बिजली हो, पानी हो, टेलीफोन हो, पोस्टल हो, रिपेयर्स हो, पीएनएल में जो नॉर्मली खर्चे आते हैं, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये वो, ऑफिस इक्विपमेंट, देन अकाउंटिंग का खर्चा, देन आपके व्हीकल्स की मेंटेनेंस का खर्चा, कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स का खर्चा, लीगल खर्चे, रेंट, रिपेयर्स। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन अब आपको रिवर्स में याद रखना है, अमाउंट्स नॉट टू बी काउंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको नहीं मानना एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आप रिवर्स याद करके चलो। भाई किसे नहीं माना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सैलरीज और रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, आप कहोगे ऊपर तो अलाउड था, लेकिन कौन से, एंगेज्ड इन ट्रेनिंग और फॉर कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डाटा ऑफ एन एसोसिएशन प्राइमरीली एंगेज्ड इन व्हाट, रिसर्च और ट्रेनिंग। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च या ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है तो उस काम से रिलेटेड जो आपने लोग रखे हैं उनकी तनख्वाह वगैरह उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए कहता वो नहीं अलाउड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेकंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड डायरेक्टली इन फर्दरेंस ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज, ये एग्जाम्पल से समझा दिया उन्होंने। कहता मान लो आप मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, तो आपने जो डॉक्टर रखे हैं उनकी तनख्वाह नहीं, सच एज सैलरीज टू डॉक्टर्स ऑफ हॉस्पिटल, या आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है तो उन टीचर्स की जो रखे हैं उनकी तनख्वाह। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, मतलब यहाँ पे सैलरी ही निकल रहा है, किसकी नहीं अलाउड। अगर आप रिसर्च या ट्रेनिंग में हो तो उससे रिलेटेड जो लोग लगे हुए हैं डाटा कलेक्ट करना ये वो उनकी, या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फर्दरेंस में डायरेक्टली, जैसे हॉस्पिटल है तो डॉक्टरों की तनख्वाह, स्कूल है तो टीचर्स की तनख्वाह, कहता वो अलाउड नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन के ऊपर देखिए, आप सेक्शन नंबर 11 पढ़ के आते हो, रूल नंबर 9 कहता है जब आप फॉर्म दोगे तो अगर आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो है फॉर्म्स FC3A, क्योंकि 11(1) में आती है परमानेंट और 11(2) में आती है जब आप प्रायर अप्रूवल लेते हो वन ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए, तो फॉर्म है 3FC3B। साथ में उसके साथ लगाना पड़ता है कि एफिडेविट बाय ईच ऑफिस बेरर एंड की फंक्शनरी एंड मेंबर, 3 लोग हो गए, ऑफिस बेरर, की फंक्शनरी एंड मेंबर्स, और उसका एक परफॉर्मा इन्होंने बना के दे रखा है AA में, इन परफॉर्मा AA। तो पक्का ऐसे ही याद हो, सेम ये है, बस फॉर्म है और कुछ नहीं है। पहले ऐसे ये फॉर्म लिखते नहीं थे, अब स्टडी मैट में इंसर्ट कर दिया, साइज बढ़ा रहे हैं। देन प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहां पे उन्होंने एक सेक्शन 12(1)A इंसर्ट किया है, कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट इंसर्ट किया है। कहता है जो भी आदमी एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसे सेक्शन 17 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 17 पूरी तरह से चेंज कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया है अमेंडमेंट एक्ट ने। और सेक्शन 17 क्या कहता है, SBI अकाउंट के थ्रू, SBI बैंक में ही अकाउंट खुलवा के ही आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। तो इसलिए कह दिया है जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन देगा उसे खुलवाना पड़ेगा एक अकाउंट, FCR अकाउंट, कैसे, जैसे सेक्शन 17 में लिखा हुआ है। बस ये चीज इंसर्ट करी है सेक्शन 12 में। 12 एक नया सेक्शन आ गया, इट्स अ न्यू सेक्शन। तो यहां क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, वो आधार वगैरह आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे मांग सकती है, वही रिपोर्टिंग, टेररिज्म, दिस एंड दैट। तो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, भाड़मेंगे एक्ट में क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, आपसे मांग सकती है, चाहे आप प्रायर परमिशन में जा रहे हो और प्रायर अप्रूवल ले रहे हो 11 में, परमानेंट या टेम्परेरी कह लीजिए, या आपने ऑब्वियसली उसी के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है 12 में, या आपने रिन्यूअल के लिए 16 में अप्लाई किया है कि आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आधार नंबर, किसके, वही 3 लोग, ऑफिस बेयरर, डायरेक्टर और अदर की फंक्शनरीज बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर द आधार एक्ट 2016, या फिर क्या हो सकता है अकेला आधार के अलावा आपसे एक पासपोर्ट की कॉपी, या अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो आप, यहाँ आपको ड्यूल सिटीजनशिप भारत सरकार ने दी हुई है कि आप बाहर के सिटीजन हो
और इंडिया के भी, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड अगर आपको दिया हुआ है तो आप वो दे सकते हैं या सरकार आपसे ले सकती है। 3 चीजें, आधार, पासपोर्ट या OCI। तो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, किससे? ऑफिस बेरर, डायरेक्टर या अदर की फंक्शनरी से गवर्नमेंट मांग सकती है। देन हम पढ़ते थे सेक्शन 13 में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है 180 दिन के लिए। अब इन्होंने क्या किया, टाइम पीरियड उसका बढ़ा दिया है। पहले भी 180 था, देखिए 180 आज भी है, पहले मैंने कटिंग किया फिर सेम लिखा, लेकिन और सच फर्दर पीरियड 180। तो डैट मीन्स अब गेम क्या हो गई, 180 प्लस 180 करके 360 हो सकती है। पहले गेम क्या थी, प्योरली 180 दिन डेज के लिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन किया अमेंडमेंट एक्ट ने। देन एक नया सेक्शन डाला है, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। पहले इसके ऊपर नहीं था, सरेंडर नहीं था, देखिए सीधा सीधा सस्पेंशन कैंसिलेशन थी। अब आप अपना सर्टिफिकेट खुद छोड़ सकते हो। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, किसको करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। क्या देखेगी, आपने कोई डिफॉल्ट ना किए हो और जो भी आपने कंट्रीब्यूशन ले रखी है या उसे एसेट बना रखे हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि आप तो अपना सरेंडर कर रहे हो, तो उसकी मैनेजमेंट दे दी गई है एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को एज पर सेक्शन 15। तो 4 चीजें सिंपल, सरेंडर करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, वो इंक्वायरी करेंगे आपने डिफॉल्ट तो नहीं किया, साथ में देखेंगे जो भी आपके पास पैसा है या एसेट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, उसको मैनेज कर रहा है एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 15। बस इतना सा अमेंडमेंट। देन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड। आगे सेक्शन 15 तो कैंसल था, कुछ नहीं किया इस सेक्शन में, कोई बदलाव नहीं, एक वर्ड है, ये वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने। ध्यान दीजिएगा, ये रहा, क्योंकि पहले कैंसिल था, अब वर्ड क्या लगा दिया गया, सरेंडर। तो जहां सरेंडर कैंसिल वर्ड था उसके साथ सरेंडर वर्ड भी आ गया, बस और कुछ नहीं है। नो चेंज इन सेक्शन नंबर 15। देन रिन्यूअल के ऊपर, तो यहां पे एक प्रोविजो इंसर्ट करी है इन्होंने, ये प्रोविजो देखिए, जब आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट कैंसिल होने से 6 महीने पहले, विद इन 6 मंथ्स बिफोर आप अप्लाई करते हैं। तो अब प्रोविजन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट में मेक सच इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट टू सी इटसेल्फ। क्या आपने 12/4 की वो लंबी चौड़ी कंडीशन, ये डिफॉल्ट नहीं किया, वो नहीं किया, जो एक लंबी लिस्ट है कि कहीं उससे रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। तो बस ये है, सरकार एक इंक्वायरी कर सकती है 12/4 की, बस इतना सा 2 वर्ड कि रिन्यू से पहले गवर्नमेंट टू इंक्वायर अबाउट 12/4। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, चाहे मैंने आगे लिखा हुआ है दिस एंड दैट। देन सेक्शन 17 की मैं बात कर रहा था कि पूरी तरह से बदल दिया गया है कि अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पैसे लेने होंगे। देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है 17 का, एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट और प्रायर परमिशन अंडर सेक्शन 12 जो सर्टिफिकेट मिला आपको, कि अब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे ओनली इन एन अकाउंट डेजिग्नेटेड एज व्हाट, मतलब अकाउंट का नाम ही क्या रहेगा, FCR अकाउंट बाय द बैंक, बैंक देगा इस अकाउंट को नाम, विच शैल बी ओपन्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सच ब्रांच, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही कहा था मैंने। और वो भी कहां पे, दिल्ली में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली में एक ब्रांच जो सरकार ने क्या करी है, नोटिफाई करी है। आप वहीं से पैसे ले सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन के, और कोई बैंक नहीं हो सकता और दिल्ली के अलावा कोई और इलाका नहीं हो सकता। और दिल्ली में भी अगर 10 ब्रांचें हैं जो सरकार ने नोटिफाई करी है। हाँ, प्रोविजन ये कहती है आप एक और FCR अकाउंट खुलवा सकते हो, कहीं और खुलवा लो, किसमें, किसी भी शेड्यूल बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया भी चलेगा, पंजाब नेशनल बैंक भी चलेगा, आपकी मर्जी है, रखने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन which has been received from his FCR account in the specified branch of State Bank of India। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब सिंपल है, SBI न्यू दिल्ली में जो पैसा था आप किसी और अकाउंट में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, खुलवा लो, तो मेन पैसा वहीं से आ गया, वहां से आगे जाएगा। और नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहती है, आप और खुलवा लो, 1 or more बैंक अकाउंट इन 1 or more बैंक ऑफिस चॉइस, जहां पे आप यहां सीधा सीधा लिख दिया, आप ट्रांसफर कर सकते हो फॉर यूटिलाइजिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन हिज FCR अकाउंट इन द स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली
और kept by him in other FCR अकाउंट, ये एक और FCR अकाउंट था ना, क्योंकि यहां अकाउंट का नाम ही FCR अकाउंट था। लेकिन सेकेंड प्रोविजन में क्या हुआ, देखिए पहले तो SBI न्यू दिल्ली में आया, वहां से पैसा इसमें आ गया, उसके बाद आप और जितने मर्जी बैंकों में पैसा डाल दीजिए उस अकाउंट का नाम FCRA नहीं होगा, उस अकाउंट का नाम FCRA नहीं होगा। ये डिफरेंस है इन दो प्रोविजंस के बीच में, और कुछ नहीं है, जहां से जितना मर्जी आप पैसा यूज करें। मतलब पहले हो गया SBI न्यू दिल्ली FCR अकाउंट, उसके बाद आपने क्या किया, कोई और अकाउंट खुलवा लिया, उसका नाम भी FCR अकाउंट है। लेकिन आगे ये क्या कहता है कि इसके बाद आप जितने मर्जी और बैंकों में डाल दो, तो घूम फिर के एक ही चीज है, SBI न्यू दिल्ली, उसके बाद जितने मर्जी बैंकों में डाल दो। थर्ड प्रोविजन ये कहती है, नो फंड्स अदर देन FC शेल बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन एनी सच अकाउंट। लेकिन कोई और पैसा नहीं उसमें आएगा, क्योंकि वो FCRA अकाउंट के लिए ही है, चाहे आपने ट्रांसफर किया उसमें कोई और पैसा नहीं आएगा। देन द स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ न्यू दिल्ली और द ब्रांच ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक जहां पे आपने अकाउंट खुलवा लिया, और द ऑथराइज्ड पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज, इन बैंकों को रिपोर्ट बना के देनी है सरकार को। भाई रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, कितना पैसा आया, कहां से आया, कैसे आया, अदर पार्टिकुलर्स। एक तरह से वो रिपोर्टिंग करें, और ये रूल 16 है, और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट बना के देनी है 48 घंटे के भीतर भीतर। तो मतलब सिंपल सी बात है, अब सरकार ये चाहती है कि सारा पैसा राउट हो थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। दैट इज द थिंग, 48 घंटे के अंदर सरकार को रिपोर्ट बना के दें, कहां से आया, क्या सोर्स है, क्या मैनर है। सेक्शन 18 में इन्होंने क्या किया, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस इंस्टीट्यूट ने ये इंटीमेशन की बात थी जो हम ऊपर भी पढ़ रहे हैं कि सरकार को इंटीमेशन देनी, ऐसे ही FCRA अकाउंट में जो भी पैसा है गवर्नमेंट को इंटीमेशन देनी पड़ती है। सेम वही चीज, कितना अमाउंट है, सोर्स, मैनर, यही था। बस ये स्टडी मैट में इन्होंने इसका जो कंटेंट है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, कुछ ये नई चीजें इंसर्ट करी हैं जो मैंने ये ग्रीन कलर से आप यहां देख रहे हैं। कहता है जो भी पैसा आप रिसीव करोगे तो उससे रिलेटेड आपने एक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली FC4 में फाइल करनी है। साथ में उसके साथ आप लगाओगे कॉपीज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, रिसीट, पेमेंट, बैलेंस शीट, और साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर आपने ये रिपोर्ट देनी है। तो ये नया एडिशन आ गया, तो ये आपको डालना पड़ेगा सेक्शन 18 में कि एक रिपोर्ट ऑनलाइन, FC4 सब कुछ ऑनलाइन ही है वैसे आज के दिन। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक तरह से 9 महीने एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सरकार को दो। साथ में आपने अपने बैंक की पूरी डिटेल्स देनी है, और अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन गुड्स के रूप में मिलती है तो FC1 फॉर्म होगा, फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में मिलती है तो FC1 होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमाई होगी बोले तो सर्टिफाई करवाना आपने उससे। देन साथ में आपको एक कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बैंक लगा के देनी पड़ेगी, जहां से आपको वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली जहां से आप पैसा ले रहे हैं। तो साथ में ये जो स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट स्टेटमेंट, आपने 6 साल तक संभाल के रखनी है। चाहे आपको बाहर से पैसा नहीं आया तब भी आप नील रिपोर्ट बना के दोगे, लेकिन अगर आपको बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आती है तो CS आपकी कमाई नहीं होगी, क्योंकि पैसा तो आए नहीं बाहर से, तो उनसे सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सेक्शन 18 यही कह रहा है, जब इंटीमेशन देनी है गवर्नमेंट को FC4 फॉर्म, जितना आपने कंट्रीब्यूशन मिला है, साथ में आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट, बैलेंस शीट साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर लगा के दें। लेकिन अगर आर्टिकल्स हैं, सिक्योरिटीज हैं तो FC1 फॉर्म है, चार्टर से आप सर्टिफाई भी करवाएंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी जिससे एक्सक्लूसिवली आपको पैसा आ रहा है उनकी स्टेटमेंट लगा के देनी है। लेकिन CS आपसे सर्टिफाई नहीं करवाना अगर बाहर से पैसा नहीं आया, लेकिन स्टिल आपको नील रिपोर्ट तो फाइल करनी पड़ेगी। अपील वाला सेक्शन 31 जहां आप हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को अपील करते हो, यहाँ कुछ चेंज नहीं है, ऐसा कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। जो ये मेरा आपको कंटेंट दिख रहा है, दिस इज, ये इंसर्ट किया गया है स्टडी मैट में। बस ये बताया गया कौन कौन आदमी अपील कर सकते हैं, कि जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल इन नेचर है, जो अभी हम पढ़ के आए थे सेक्शन 5 में,
जिनको सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है या जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। तो नेचुरल है, अपील वही करता है जिसको तकलीफ हो। आप ये ना लिखते तब भी अंडरस्टूड था, बट स्टिल चलिए लिख दिया है तो अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने पॉलिटिकली नेचर बता दिया या जिसका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिया या एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपने कैंसिल कर दिया। इससे पहले क्या था, ये सेक्शन ऑलरेडी स्टडी मैट में था, आज भी है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, स्टडी मैट में से रिमूव कर दिया या कह लीजिए डिलीट कर दिया। ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट थी, वो हटा दी। अच्छा किया। ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रूल्स बनाने की, तो उन्होंने लिस्ट दे रखी थी इस चीज से रिलेटेड रूल ये वो, तो बिना मतलब में इतना कुछ आपको पढ़ना पड़ता था, तो वो हट गया। सेक्शन 53 उन्होंने बिल्कुल हटा दिया अपने नोट्स में से, स्टडी मैट में से रिमूव कर दिया। रीजन क्या है, इस सेक्शन का कोई रेलिवेंस ही नहीं आज के दिन। ये पहले पढ़ाते थे तब भी यूजलेस था, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है हटाओ। देखिए क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया आपका सर्टिफिकेट ऑन द ग्राउंड की ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। 2.5 साल के बाद कैंसिलेशन के कंपनी ने एक डिक्लेरेशन दी है, हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, प्लीज हमें रिस्टोर कर दो। तो भाई जब आपका सेक्शन 14 ये कहता है कैंसिलेशन कर दी गई है, तो 3 साल की लिमिट है उसके ऊपर, तो आप 2.5 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप 3 साल के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। तो सॉरी, वो एक कूलिंग पीरियड है, तो आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स इन इंडिया आर परमिटेड टू रिसीव द अमाउंट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या आप ये कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं? एक ये पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने लोन लिया है फ्रॉम अ क्लब रजिस्टर्ड इन लंदन फॉर बिजनेस पर्पस। तो बाहर से लोन लेने में क्या दिक्कत है? FCR एक्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन मुफ्त में तो नहीं आ रहा, लोन आ रहा है। तो माना बाहर का क्लब एक फॉरेन सोर्स है अंडर सेक्शन 2J में, लेकिन यहाँ तो आप बिजनेस के लिए अपना लोन ले रहे हो, तो ठीक है, अलाउड है। सेकंड, हेलो FM रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, बाहर से फंड्स आए हैं, लोन नहीं है, फंड्स आए हैं। किससे रिलेटेड आए हैं? अरे ब्रॉडकास्ट, इस पे तो सीधा सीधा सेक्शन 3 में रोक है भाई, नहीं ले सकते आप। मिस्टर हैप्पी को घड़ी मिली है अपने अंकल से 25,000 की, तो वो 1 लाख की लिमिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। ठीक है, ये नॉट परमिटेड हो गया, ये अलाउड हो जाएगा क्योंकि 1 लाख की लिमिट है। देन मिस्टर रमाकांत हाथी, नाम बड़ा प्यारा लिखा है, एक IAS ऑफिसर है, जर्मनी जाने का इन्विटेशन है, भारत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ एकदम से बीमार हो गए, 65,000 का खर्चा हो गया। तो हम पहले ही पढ़े थे 1 लाख तक का तो गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती सेक्शन 6 के अंदर, राइट। तो 1 लाख तक आपको कोई इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 6 रेड विद रूल 7। देयर आफ्टर XYZ फाउंडेशन एक सोसाइटी है, ठीक है जी, सोसाइटीज एक्ट में है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है एक सिंगापुर की कंपनी से, ओके। XYZ फाउंडेशन ने ये पैसा जमा करवा दिया इन्हें बैंक, और उसमें ब्याज भी आया, तो ब्याज को भी हम क्या मानते हैं? नेचुरल है, हम उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही मानते हैं। XYZ ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है म्यूचुअल फंड में, तो हमने कहा था कहीं भी लगाओ, लेकिन स्पेकुलेशन में मत लगाओ। स्पेकुलेशन में अभी मैं पढ़ा के भी आया था, डेट सिक्योरिटीज अलाउड है, तो भाई साहब ये तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, दैट कैंट बी डन एज पर सेक्शन 8 में। तो इसके बाद आता है आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 1996। कुछ नहीं है जी इसमें, सिंपल है, ये थोड़ा सा मैंने लिख के दे रखा है। ये पहले भी आपको पता होगा सेक्शन 1 की ये पूरे देश में लगेगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का इश्यू रिजॉल्व हो गया। तो सिंपली इसमें एक क्वेश्चन डाल के दिया है, ये क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर 3 स्टार ले लो। आर्बिट्रेशन का ये क्वेश्चन जो नया इंसर्ट किया है स्टडी मैट में। XYZ कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है PKOR के साथ टायर टूर सप्लाई के लिए 5 साल के लिए। एग्रीमेंट रेफर्ड, उसमें रेफरेंस दी गई है टू द टर्म्स एंड कंडीशंस कंटेन्ड इन इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फॉर सेल एंड परचेज ऑफ टायर्स। तो हमने कहा था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लो, या आप रेफरेंस भी दे सकते हो, तो स्टिल हम उसे मान लेंगे।
तो ये जो भी एसोसिएशन है उसकी क्लॉज नंबर 14 में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाएगा, द सेम शैल बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज और शैल बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन इफ द पार्टीज सो डिटरमाइन। नाउ आपसे पूछा गया है क्या इसके हिसाब से आप रेफर कर पाएंगे डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन? Now look at the answer. The provisions of the AC Act outlines the requirement of valid arbitration agreement. One of the such requirement is clarity of consent. तो इसलिए थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना जो आंसर दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है कि ऑब्वियसली हम भी यही पढ़ के आते हैं, एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है क्लैरिटी होनी चाहिए, कि कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, वेग वर्ड्स नहीं होने चाहिए। Further, the AC Act envisage, that means provides the possibility of agreement coming through incorporation, या तो आप खुद लिख लीजिए या थ्रू रेफरेंस, ठीक है जी। इन द गिवन सिनारियो इट वॉज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, बिल्कुल ठीक है, बट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेड एग्रीमेंट वर नॉट क्लियर एंड वेग। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई आपने लिख दिया है एग्रीमेंट में, लेकिन वहां पे टर्म्स वगैरह कुछ क्लियर नहीं है। तो ये मीनिंग इंस्टीट्यूट का देखिए क्वेश्चन है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना एनालिसिस है, हमें चुपचाप मान लेना है। तो कह रहे हैं कि भैया हमें जो दिखा पढ़ने में कि आप क्लॉज 14 में लिखा था या तो म्यूचुअली डिसाइड कर लो या आर्बिट्रेशन में चले जाओ, तो कहता इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है द नीड फॉर फर्दर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, कि यहां थोड़ी क्लैरिटी ढंग से निकल के नहीं आ रही है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप ढंग से जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं आंसर कुछ और लिखा है और आपका ये रेफरेंस एग्रीमेंट हो गया, ये वैलिड हो गया नहीं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमें क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, माना थ्रू रेफरेंस हो गया, तो इसलिए हम इसे इनवैलिड मानेंगे। नाउ स्टूडेंट्स गोइंग टू फेमा, ऐसा कुछ नहीं है फेमा में, ये आपके लिए खुशी है क्योंकि पिछले साल फेमा में इतना कुछ बदलाव आया कि हम भी करा करा के पागल हो गए। तो कुछ नहीं, एक आधे से नॉर्मल से पॉइंट बताए गए हैं, उसका मैं जिक्र किए देता हूं जो उन्होंने अपने स्टडी मैट में इंसर्ट किया है। तो LRS 2.5 लाख की लिमिट आप जानते हैं कि अगर माइनर पैसा भेज रहा है तो साइन जो होंगे साथ में उसके गार्जियन के भी होंगे, बस ये बताया है, ठीक है। ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, तो वहां RBI ने अलाउ किया है अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, कि 400% आप कर सकते हैं। देन यहां पे ECB फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में चलो उन्होंने पैरा बना के दे दिया, ये सब कुछ पहले भी दे रखा था, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। गोइंग टू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जिसे हम ऑथराइज पर्सन भी कहते हैं, तो थोड़ा उन्होंने बताया कि ये ब्रांच है बैंक की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होती है, बिल्कुल ठीक। ऑल्दो OBU मे हैव लाइसेंस टू ऑपरेट एज ऑथराइज डीलर, लेकिन कहता है इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ऑथराइज डीलर अंडर फेमा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखें। एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट शैल नॉट कंडक्ट एनी एक्टिविटी और अंडरटेक एनी ट्रांजेक्शन विद रेजिडेंट्स इन इंडिया। एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में अंडरटेक any transaction with any authorized dealer or on principal to principal basis. Offshore banking units are meant to facilitate units in SEZ. तो सिंपल सी बात है भैया, वो मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दी कि फेमा एक्ट में कहने को चाहे ऑथराइज डीलर हो, लेकिन फेमा में OBU को ऑथराइज डीलर हमने मानना नहीं है। नाउ ये जस्ट हल्का सा नॉलेज के लिए है। फेमा में जो ट्राइब्यूनल है वो कौन सी होगी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में भी आप पढ़ के आते हैं, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 में जो ट्राइब्यूनल है वही फेमा की भी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग की भी होगी। तो स्टूडेंट्स now we are to the IBC code, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में काफी चेंजेस किए हैं, एक दो अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2020 से भी हैं, बहुत सारी इन्होंने नई डेफिनेशंस इंसर्ट कर दी हैं, कुछ एक चीजों का तरीका हल्का सा एक आधा चेंज किया है। तो आप अपने नोट्स में ये चीजें थोड़ा सा ऐड ऑन या रेक्टिफाई जो भी कहें एक आधी आइटम को कर सकते हैं। जैसे पहले
वर्ड इस्तेमाल करते थे अपनी स्टडी मैट में कि भाई 5 पिलर है आईबीसी में, अब उन्होंने कर दिए हैं जी 4। एक तो नो डाउट अथॉरिटी होगी एनसीएलटी, 2 बोर्ड हो गया अभी भी, तीसरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, चौथा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, 5वां पहले हम क्या कहा करते थे, हम ये कहते थे 5वां इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, आज भी है, चेंज नहीं हुआ, बस उनको उन्होंने बोर्ड के साथ में लिख के छोड़ दिया कि सेकंड पिलर जो है वो है अभी भी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो पहले 5 पिलर वर्ड था, अब 4, तो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे बेटा एमसीक्यू कोई डाल दें कितने पिलर, तो कहीं हमारा पिलर ना गिर जाए, इसलिए ध्यान रखना है। देन नेचुरल आईबीसी पूरे देश में लगता है अब, क्योंकि 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ऑब्वियसली ओमिट कर दिया एक्सेप्ट जेएंडके वर्ड को। अब जो मैं आपसे शेयर कर रहा था वो है इस कोड में ढेर सारी नई डेफिनेशंस इन्होंने डाल दी हैं जो पहले नहीं थी, और पहले भी बहुत सारी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आईबीसी पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा लेक्चर ही डेफिनेशन पे लग जाते हैं। तो अभी भी कहो या बोर्ड, उसकी डेफिनेशन डाल दी सेक्शन 3(1) में, तो वो आप जानते हैं कि ये इस्टेब्लिश किया गया है इस कोड में, बस कुछ नहीं, खत्म। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑब्वियसली उसकी परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकते हैं, केस कूस कर सकते हैं, दिस एंड दैट। और बोर्ड के सिविल कोड की पावर होंगी जो आप हर एक्ट में ही पढ़ते हो, वही समन, अटेंडेंस, बुक्स, एविडेंस ऑन ओथ। देन चार्ज की डेफिनेशन डाली गई सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के अंदर। तो सेम डेफिनेशन आप कंपनीज एक्ट में चार्जेस में पढ़ते हो। तो चार्ज का एक इंटरेस्ट है या लियन है, किसके ऊपर क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी एसेट्स ऑफ एनी पर्सन या उसकी बिजनेस अंडरटेकिंग, और बोथ एज व्हाट सिक्योरिटी, या आपने कोई इमूवेबल गिरवी रख दिया तो इसलिए क्या वर्ड आ गया, एंड इंक्लूड्स मोर्टगेज। तो ये एक नई डेफिनेशन डाली गई। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 15 में फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है पैसे से रिलेटेड, तो सिक्योरिटीज होगी, इंश्योरेंस हो गया, डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट, लोन, एडवांसेस, आप रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान लेते हो, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, आरडी वगैरह, ये वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह। लेकिन कहता अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर विच आर टू बी सेटल्ड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली वो तो सेटल कर रहे हो आप, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगी। तो सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा आपको मेहनत करनी होगी, रीड कीजिए अपने आप जहन में रह जाएगा। देन आ गया फाइनेंशियल सर्विस सेक्शन 3 सबसेक्शन 16 में, कहता है इंक्लूड्स डिपॉजिट लेना, सेम वही चीजें जो ऊपर आप पढ़ के आए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, या सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, किसी और के, या तो डिपॉजिट ले रहे हो फाइनेंशियल सर्विस, या किसी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, या इंश्योरेंस करके दे रहे हो, या ऑफरिंग, मैनेजिंग, एग्रीइंग टू मैनेज एसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ एनी अदर पर्सन, सेम पॉइंट नंबर 20 जैसा आपने पढ़ा, या रेंडरिंग और एग्रीइंग फॉर कंसिडरेशन टू रेंडर, एडवाइस और सॉलिसिट फॉर द पर्पज ऑफ, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किस काम के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का खरीदना बेचना, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, एक्सरसाइजिंग एनी राइट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस, उनसे रिलेटेड, या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर आप किसी को बता रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट के, या उनसे रिलेटेड अंडरराइटिंग, सेलिंग वगैरह इनका काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में उसने क्या कह दिया भाई, क्या क्या आ जाएगा भाई, एक तो डिपॉजिट्स लेना, एक फाइनेंशियल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड किसी को गाइड करना, एडवाइस करना, किसी और का मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनकी इंश्योरेंस करवाना, बाइंग सेलिंग में हेल्प करना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में, रिकॉर्ड मेंटेन करना, अंडरराइटिंग। देन कोर सर्विसेज, ये है विद रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो हमने कहा था कि पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। तो बस यही है कि एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेफ एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, उसको ऑथेंटिकेट एंड क्या करना, वेरीफाई करना,
और एक्सेस प्रोवाइड करना जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की हुई है। तो कोर सर्विसेज हो गई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में उसे एक्सेप्ट करना, उसका रिकॉर्ड बनाना, ऑथेंटिकेट वेरीफाई करना या किसी को उसे असेसिबल करवाना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप जानते ही हो, डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो आदमी एनरोल्ड का हो या रजिस्टर्ड का हो। अंडर सेक्शन 206 एज इट्स मेंबर एंड बोर्ड के साथ जो रजिस्टर्ड हो गया अंडर सेक्शन 207, मतलब आईपीए के पास 206 में, बोर्ड के पास 207 में। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, तो ऑब्वियसली आईपीए को भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है बोर्ड के पास अंडर सेक्शन 201, बस इतना सा डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है बोर्ड के पास अंडर सेक्शन 210 में। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कहता जाओ इसका मीनिंग फेमा में से ले लो, और दोनों ही फेमा वाले हैं। प्रॉपर्टी में कहा गया सब कुछ जो आता है वही लिख दिया भाई। मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स, लैंड, एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, एंड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग प्रेजेंट, फ्यूचर, वेस्टेड, कॉन्टिजेंट। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ये लाइन यहां से देखते हैं तो आपको कैसे दिखती है, 2L फाइनेंशियल एसेट सरफाइसी एक्ट में सेम कॉपी पेस्ट बिल्कुल वो हिस्सा दिखता है आपको, कि विच में बी प्रेजेंट, फ्यूचर, कॉन्टिजेंट, अक्रूइंग, कंडीशनल। वोटिंग शेयर से रिलेटेड ये कुछ हिस्सा कह लीजिए इंसर्ट किया गया है। तो इसमें हमें क्या देखना है, वोटिंग राइट्स ऑफ कमेटी, जिसमें सिर्फ ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल नहीं ऑपरेशनल हैं, तो उनके वोटिंग राइट्स कैसे होंगे। कहता विल बी इन रेशियो टू डेट टू ईच क्रेडिटर टू टोटल डेट। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में कौन कौन आ जाएंगे, बस ये लिखा है, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, वर्कमैन आ जाएंगे एंड एम्प्लॉइज आ जाएंगे एज पर रेगुलेशन 16। तो ये रेगुलेशन इंसर्ट करी इन्होंने ऑपरेशनल क्रेडिटर के वोटिंग राइट बताते हुए, और ये एक एग्जाम्पल डाला, अच्छा एग्जाम्पल है, पेपर के लिए आप स्टार लेके चलें, पक्का आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर है जिसने डिफॉल्ट किया और उसके पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, और उनकी ये परसेंटेज है इस कॉर्पोरेट डेटर में। हाउएवर जो वाई है, वाई जिसके पास 51% है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी उसको ऑथराइजेशन है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, और उसने एप्लीकेशन दे भी दी। अब आपसे पूछा गया क्या उसकी एप्लीकेशन वैलिड है, तो देखिए CIRP में एप्लीकेशन देने के लिए हम अंडर सेक्शन 10 में पढ़ के आते हैं कि भाई कम से कम 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, 3/4 75%। तो आपके पास माना 51% है राइट्स, लेकिन आप अकेले हो, यू कांट डू दैट। देन ये ड्यू टू कोविड सेक्शन 10 इंसर्ट किया गया बाय IBC सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 में IBC में 2 अमेंडमेंट एक्ट आए, ये सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है। तो यह है कि CIRP की कोई कार्रवाई होगी नहीं। पहले इन्होंने कहा 6 महीने के लिए नहीं होगी, लेकिन इसको बढ़ाते बढ़ाते देखिए 3 महीने का फिर एक्सटेंशन आया, अब 3 महीने का एक्सटेंशन आ गया है फ्रॉम 25 दिसंबर। 25 दिसंबर में 3 महीने ऐड कर लो आप, 25 मार्च तक या कह लो 24 मार्च तक आप पहुंच गए, कोई CIRP की कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक तरह से कंपनियों को रिलीफ दे रहे हैं, अंदर बढ़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है। देन सेक्शन 12A में विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन, ऑब्वियसली कर सकते हैं 90% लोग। तो ये उन्होंने कुछ इंसर्ट कर दिया एक्स्ट्रा, पहले नहीं लिखा था। तो जैसे पहले हम लिख देते थे एज मे बी स्पेसिफाइड, तो अब ये सारा का सारा आंसर देखिए रेगुलेशन से उठा के हमें बताने लगे हुए हैं। तो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के लिए इन्होंने बताई हैं हमें बेसिकली 4 चीजें। पहले पॉइंट में है बिफोर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन दे दी, अभी तक एडमिट नहीं करी NCLT में, कर लो विड्रॉ। दूसरा है अगर आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है तो कहता है 3 सिचुएशन है, अभी कमेटी ऑफ क्रेडिटर सेक्शन 22 में नहीं बने हैं, तो कहता है ठीक है नहीं भी बने हैं तो विड्रॉल की एप्लीकेशन IRP दे देगा, लेकिन सभी केसेस में विड्रॉ होता है विद द अप्रूवल ऑफ NCLT। देन COC बन गई बट बिफोर इशू ऑफ इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है बाकी लोग जो इंटरेस्टेड हैं कंपनी को खरीदने में, उनका हमने वो इशू अभी नहीं किया है। तो कहता है इस सिचुएशन में क्या होगा, तो यहां पे एप्लीकेंट
एप्लीकेशन जो है सीओसी की तरफ से आएगी, सीओसी के पास पहले आएगी और उससे वो 7 दिन में पहले कंसिडर करेंगे जो आईआरपी ने बनाई। सच ए विड्रॉल एप्लीकेशन सीओसी अप्रूव करेगा विद 90% ऑफ शेयर, अपॉन विच जो आरपी है उसे सबमिट करेगा विड्रॉल के लिए एओ को विद इन 3 days ऑफ अप्रूवल। मतलब हो क्या गया, पहले आरपी ये विड्रॉल के लिए सीओसी को देगा, तो सीओसी 7 दिन के अंदर इसको देखेगी, 90% से अप्रूव करेगी और फिर क्या होगा, आरपी से फर्दर देगा ए को कितने दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर। लास्ट सिनारियो इन्होंने बताया आफ्टर इश्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इन दैट सिचुएशन कहता सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है, लेकिन साथ में आपको यहां रीजंस बताने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे लोगों ने भी अब एप्लीकेशन देनी स्टार्ट कर दी होगी, इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो यू हैव टू कोट द रीजंस। कहता फाइनल अप्रूवल हर सिचुएशन में ए के द्वारा होगी, डेट इज एनसीएलटी। तो ये कुछ है कि इन्होंने थोड़ा सा एड ऑन किया, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से पॉइंट बी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, टाइम पीरियड वगैरह दे रखे हैं। मोराटोरियम में कुछ ऐसा नहीं है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही अमेंडमेंट्स थी, तो ये आप लोगों ने डेफिनेटली पहले वाले मटेरियल में भी ये आपने पढ़ी होंगी, तो इस पे मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैंने इस पीडीएफ में डाल रखा है ताकि किसी बच्चे का कुछ प्लस माइनस रह गया हो तो वो उसे मैनेज जरूर कर सके। या चलिए मैं शेयर कर ही देता हूँ। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था आईबीसी का 2020 का। तो मॉरेटोरियम में देखिए सब कुछ रोक लग जाती है, लेकिन ये 14(1) में एक एक्सप्लेनेशन डाली गई कि अगर आपने कोई लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, क्लियरेंस, कोटा ये सब ले रखा है, किससे ले रखा है, सरकार से ले रखा है, सेक्टोरल रेगुलेटर से ले रखा है, तो वो आपका कैंसिल नहीं किया जाएगा कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, जो भी उनके ड्यूज मतलब लाइसेंस फीस वगैरह देनी होती है उसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड, तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही 14(2)(a) इंसर्ट डाला गया कि आईआरपी हो या आरपी हो, अगर उन्हें लगता है कुछ एसेंशियल गुड्स हैं कि जिनकी सप्लाई कंपनी के लिए क्रिटिकल है ताकि कॉर्पोरेट डेटर की वैल्यू गिरे ना, तो वो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं मॉरेटोरियम में। सिर्फ एक कंडीशन पे कर सकते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड पैसे ना मिल रहे हो। और इसके ऊपर नवंबर 2020 में क्वेश्चन भी आया था, ये बता दूं मैं आपको। देन ये एक अमेंडमेंट और दिखती है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही प्रोहिबिटेड एक्ट में है, सच ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट और अदर अरेंजमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी बाय कंसल्टिंग एनी रेगुलेटर, कि कुछ एक एग्रीमेंट्स वो बता सकते हैं आप नहीं करेंगे, तो चलिए हमें उसमें नहीं जाना है। तो एक एग्जाम्पल है रेगुलेशन नंबर 29 पे इन्होंने कोट किया हुआ है रेड विद सेक्शन 14 कि सीआईआरपी स्टार्ट होने के बाद एनसीएलटी ने मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया, विद इन 1 month ऑफ डिक्लेरेशन कॉर्पोरेट डेटर ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। क्या ये बेचना सही है? तो हम जानते हैं मॉरेटोरियम का पीरियड जो रहता है 180 दिन वाला, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वैलिड नहीं है। मोर ओवर, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट ने ये इसलिए स्टार रहेगा, पक्का याद रखिएगा, रेगुलेशन 29 इन्होंने ऐड कर दी जो पहले नहीं की हुई थी, जिसमें बताया है कि आप बेच सकते हैं अनइनकम्बर्ड एसेट्स जो गिरवी नहीं है, अदर देन in the ordinary course of business may sell unencumbered assets of the corporate debtor other than in the ordinary course of business। वैसे भी एसेट बेचना other than in the ordinary course of business है, लेकिन कितना, up to 10% of total claims admitted, जो क्लेम एडमिट हुए हैं उसका 10% तक के एसेट्स आप बेच सकते हैं, तो ये पक्का याद रखें। ये अगेन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से था कि आईआरपी कितने दिन के लिए अपॉइंट होगा, तो अमेंडमेंट यही थी कि आईआरपी अपॉइंट होगा ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, और उसका टेन्योर कब तक रहेगा, जब तक सीओसी अंडर सेक्शन 22 में आरपी अपॉइंट ना करते। देन आईआरपी की जिससे पावर्स, जैसे मैं तो एक कोड की इस्तेमाल करता हूं मेरी सी पावर्स, तो उसमें मेरी में एम वाली पावर में थोड़ा सा इन्होंने ये एडिशन कर दिया, जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये इंसर्ट किया। बस इतने हिस्से की हम बात करेंगे मैनेजमेंट वाले में कि आईआरपी क्या काम कर सकता है, सारे डीड डॉक्यूमेंट बना सकता है, जो भी एक्शन जरूरी है वो ले सकता है, उसे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से राइट है, कोई भी बुक्स वगैरह वो एक्सेस कर सकता है, वो सारे लॉज के कंप्लायंस के लिए
उसकी जिम्मेवारी है। तो मैनेजमेंट वाले पॉइंट को हल्का सा उन्होंने 3-4 पॉइंट लिख के बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया। देन आईआरपी को देखिए आप, मॉरेटोरियम जब होता है तो एज ए क्रेडिटर आपने क्लेम सबमिट करवाते हैं आप, तो उससे रिलेटेड कुछ बताया गया है। तो ये वाला हिस्सा, मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम टू आईआरपी, कहता है क्रेडिटर शेल सबमिट क्लेम विद प्रूफ देना है ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन पब्लिक अनाउंसमेंट जो आती है सेक्शन 15 में 16 में। द आईआरपी शेल वेरीफाई, वो वेरीफाई करेगा 7 दिन के अंदर अंदर, एंड विद इन 2 days ऑफ सच वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, वो एक रिपोर्ट दे देगा एनसीएलटी को, सर्टिफाइंग की सीओसी बना दी है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो वेरीफाई करेगा, 2 दिन में उसके ऊपर रिपोर्ट दे देगा। लेकिन अगर एक क्रेडिटर who fails to submit the claim with proof within the time specified in public announcement, कहता वो अपना क्लेम स्टिल सबमिट कर सकता है आईआरपी को या आरपी को ऑन और बिफोर 90th डे ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो दैट मीन्स 90 दिन के भीतर भीतर भी वो क्लेम दे सकता है। सो दिस इज वेरी नाइस। साथ में जो क्लेम्स वगैरह से रिलेटेड जो है वो वेबसाइट कंपनी की अगर हो तो उसके ऊपर भी ये लिस्ट डाली जाएगी। तो इसे आप पक्का लिखें, स्टार्ट कैटेगरी में डालें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड है, क्वेश्चन बन सकते हैं। देन जब सीओसी बननी होती है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा तो देखिए क्या लिखा है, 3 IPs, द इंटरिम प्रोफेशनल शेल ऑफर द नेम ऑफ 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू बी वोटेड अपॉन बाय क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हु मस्ट बी, मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है उनको आईआरपी ही 3 लोगों का नाम बताएगा। और ये लोग कहां से होने चाहिए, हु मस्ट बी फ्रॉम द स्टेट और यूटी विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब ये भी उसी इलाके के होने चाहिए जिस इलाके के क्रेडिटर्स हैं। वेयर सच स्टेट और यूटी डज नॉट हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ ईआरपी, तो आप नियर बाय स्टेट से ले सकते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3 आरपी नॉमिनेट आईआरपी करेगा, उस राज्य के होंगे जहां से हाईएस्ट क्रेडिटर्स है, नहीं तो नियर बाय के होंगे। तो ये एक एग्जांपल है। मिस्टर जेड आईआरपी है इन एक्स वाई कंपनी। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय मेजॉरिटी वेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर फाइनल एज आरपी। द सेड proposal was confirmed by the board after the 10 days. State whether Mr. Final is appointed as RP on the 10th date. No, as per section 22, if the board does not confirm IRP as RP जो भी propose किया गया है, the adjudicating authority shall direct IRP to continue as RP for such time as the board would have confirmed for the appointment. तो जितने एग्जाम्पल हैं कोई भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो ये सारे आपको आने चाहिए। देन कंडक्ट ऑफ मीटिंग में सिर्फ ये चेंज किया है, इन्होंने बताया जब आईआरपी नोटिस देता है क्रेडिटर्स को मीटिंग के लिए तो टाइम पीरियड फॉर नोटिस पहले हम नहीं पढ़ते थे, अब ये हमें पढ़ना है। तो कहता है 5 दिन का आपने नोटिस देना है, राइटिंग में देना है, और ये कमेटी इस टाइम पीरियड को कम कर सकती है, लेकिन कम से कम 48 आवर्स तो रखना होगा, नॉट लेस देन 48 आवर्स। लेकिन ये 48 आवर्स का भी टाइम पीरियड कम किया जा सकता है अगर इफ देयर इज एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब 5 दिन का नोटिस है, सीओसी 48 घंटे का कर सकती है, 48 घंटे से कम का भी सीओसी कर सकती है अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये इन्होंने कोड करी है, रेगुलेशन नंबर 19 इंसर्ट कर दी। मतलब साइज बढ़ाते जा रहे हैं कोड का, मतलब पढ़ना बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए साहब क्या कर सकते हैं, कोरम हम पढ़ते हैं 33% होता है, वहां पे इन्होंने एक रेगुलेशन 22 इंसर्ट करी है। क्या कहा है, प्रोवाइडेड एट द कमेटी में मॉडिफाई द परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कमेटी मॉडिफाई कर सकती है जो हम 33% पढ़ रहे हैं, बस इतना ही। वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन प्लान, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करे, पहले तो रेजोल्यूशन प्लान को इवैल्यूएट करे, उसके ऊपर डिस्कशंस डेलिब्रेशंस करे, क्या ये फिजिबल वायबल है, वोट करे उसके ऊपर। कहता है जहां सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन प्लान बना है, ठीक है, उसके ऊपर वोट डाल लीजिए। लेकिन जहां पे 2 या उससे ज्यादा रेजोल्यूशन प्लान बन गए तो जिस पे हाईएस्ट वोट्स हैं वो अडॉप्ट हो जाएगा, लेकिन जो मिनिमम वोट चाहिए वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जहां कहता 2 या मोर रेजोल्यूशन प्लान है और उसको इक्वल वोट्स पड़ गई, बट नॉट लेस देन द रिक्विजिट वोट, क्योंकि लेस देन रिक्विजिट वोट होता तो वो कैंसिल हो जाता।
तो यहां पे एक टाई ब्रेकर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हल्की सी कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ खास नहीं था। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ऐसा कुछ नहीं है। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट से एक नया सेक्शन 32A इन्होंने डाला कि कंपनी गई CIRP में और उससे पहले के जो ऑफेंसेस हैं उनका क्या होगा, कहता सारे खत्म हो जाएंगे। ये लिखा है, कहता लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कोई भी ऑफेंसेस जो प्रायर हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन है जी, कंडीशन ये है कि अगर आपका मैनेजमेंट या कंट्रोल उस आदमी को नहीं जाना चाहिए जो कंपनी का P से प्रमोटर था, M से मैनेजमेंट थी या जिसके पास कंट्रोल था, या वो रिलेटेड पार्टी था इन लोगों का। मतलब कंपनी ने जो भी ऑफेंसेस किए हैं CIRP से पहले सारे खत्म हो जाएंगे, प्रोवाइडेड अब उसका कंट्रोल ऐसे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए जो कंपनी का प्रमोटर, मैनेजमेंट, कंट्रोल या रिलेटेड पार्टी था, या ये एक ऐसा आदमी था जिसने उन ऑफेंसेस करने में सहायता करी थी। नंबर 2, अगर कोई केस हो भी जाता है ड्यूरिंग CIRP, आप उससे भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, कोई केस नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने कांड किया वो बच जाएंगे। तो अगर कंपनी थी उसकी OID, LLP है तो उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर, दे कंटिन्यू टू बी लायबल, उनको तो पनिशमेंट होगी। बस हम कॉर्पोरेट डेटर को रिलीफ दे रहे हैं। और कोई भी इस केसेस के द्वारा जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपसे नहीं ली जाएगी, उसके ऊपर आपके ही राइट्स होंगे। कंडीशन सेम वही है कि अब जो कंट्रोल चेंज हुआ उस आदमी के पास नहीं जाना चाहिए जो पहले प्रमोटर, मैनेजमेंट या कंट्रोल था, या जिसने ऑफेंसेस करने में सहायता करी थी। एक्सप्लेनेशन दी गई है, और ये है कि जो प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन है उसका मतलब ये नहीं है कि सेल परचेज हो, उसका मतलब है अटैचमेंट, सीजर, रिटेंशन, ये सब कुछ है। और सेकंड एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है किसी और की प्रॉपर्टी है फिर कोई टेंशन नहीं, हम तो कह रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक तरह से ये आपको इम्यूनिटी मिली है, लेकिन यहाँ स्टिल आपका एज अ कॉर्पोरेट डेटर आपका फर्ज होगा कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें आप पूरी तरह से सहायता करें इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को। तो 32 एक अच्छा सेक्शन है। देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर कॉर्पोरेट डेटर के कोई ऑफेंसेस हैं CIRP से पहले, CIRP में चले गए आपकी सारी लायबिलिटी खत्म, और CIRP के दौरान जो केसेस होंगे आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। कंडीशन ये है अब आपका कंट्रोल उस आदमी के पास नहीं जाना चाहिए जो पहले प्रमोटर, मैनेजमेंट या कंट्रोल जिसके पास थी, या रिलेटेड पार्टी था, या जिसने ऑफेंसेस करने में अबेटमेंट, कोल्यूशन वगैरह किया हो। एंड लेकिन बाद में आपको असिस्टेंस जरूर देते रहना होगा, लेकिन पहले जो आपके OID थे या डेजिग्नेटेड पार्टनर थे उनकी लायबिलिटी तो उनके ऑफेंसेस के लिए कंटिन्यू रहेगी। आपकी प्रॉपर्टी आपसे ली जा नहीं सकती, और प्रॉपर्टी का मतलब एक्शन है कि रिटेंशन, कॉन्फिस्केशन, वो सब कुछ चीजें यहां आएंगी। इसके बाद प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, और गोइंग टू एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इसमें जस्ट दो लाइनें, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, प्योरली विद द ग्रीन कलर, जहां जहां मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, एक दो लाइनें हैं, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, तो ये आप खुद ब खुद इसे रीड कर लीजिएगा। यहां मैं सेक्शन 51 आपके लिए पढ़ के दे रहा हूं जो इंसर्ट किया गया है। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 51 में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट्स, मतलब आपसे ज्यादा पेमेंट ले ली गई हैं अगर, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर क्या देंगे भाई, रिस्टोर करेंगे। सेट असाइड द डेट क्रिएटेड, जो भी इस ट्रांजैक्शन से हुआ मॉडिफाई करेंगे, कहेंगे रीपे करें, तो अगेन इट्स अ नॉर्मल थिंग। सेक्शन 53 ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस तरह से एसेट्स बेच के आपने पैसे देने हैं, तो उससे रिलेटेड बस एक लाइन ये लिखी गई है कि लिक्विडेटर शैल नॉट कमेंस लिक्विडेशन बिफोर द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड एसेट मेमोरेंडम हैज बीन फाइल्ड विद ए। मतलब किसको पैसे मिलने हैं, क्या क्या एसेट है, उसकी फाइलिंग आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कर दो। द लिक्विडेटर ने ये पैसे जो आए हैं एसेट बेच के, वो 90 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी होती है, ये पक्का याद रख लें। और जो भी कॉस्ट है, खर्चा हुआ है इससे रिलेटेड, ऑब्वियसली वो एसेट्स में से डिडक्ट करने के बाद ही आप पेमेंट करेंगे, ये आप जानते भी हैं। देयर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ऑब्वियसली सारे एसेट लायबिलिटी पे करने के बाद एप्लीकेशन वो दे देगा, तो जिस दिन ये ऑर्डर आ गया उस दिन डेट ऑफ डिसोल्यूशन मान ली जाएगी।
कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, बस इसमें टाइम पीरियड 1 साल का है कि 1 साल के भीतर भीतर कर देना है, और अगर 1 साल में आप नहीं कर पा रहे हो तो एक रिपोर्ट बना के उसके रीजंस आपको कोट करने होंगे। ये रेगुलेशन 44 इंसर्ट करी गई है कि 1 साल के अंदर हो और नहीं कर पा रहे हो तो रीजंस करो। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ये आपने पढ़ा होगा, तो इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, बस इतना ही है कि एप्लीकेशन कौन दे सकता है, क्रेडिटर भी दे सकता है और कॉर्पोरेट डेटर भी दे सकता है। वन ये फास्ट ट्रैक में तो क्रेडिटर भी और कॉर्पोरेट डेटर भी। कुछ एक क्वेश्चन डाले गए हैं, देखिए क्या सिग्निफिकेंस है CIRP का, CIRP कमेंसमेंट डेट का। तो ऑब्वियसली जिस दिन CIRP की कमेंसमेंट डेट आ गई उस दिन से स्टार्ट हो गया आपका सेक्शन 14 में मोराटोरियम, तो ये सिग्निफिकेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, कैन ए प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट एज लिक्विडेटर, ऑब्वियसली यस अंडर सेक्शन 34। फिर उन्होंने एक ये अच्छा क्वेश्चन बना के दे दिया सेक्शन 53 के ऊपर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपने कैसे करनी है, दैट्स अ गुड थिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया एक बना के, जैसे SS से पैसे आए 7 लाख, तो हम सबसे पहले तो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। जैसे देखिए एक्सपेंसेस एंड फीस पेबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहाँ दे रखी है, तो ये पहले माइनस करेंगे। देखिए एक सॉल्यूशन में दे रखा होगा, देखिए पहले माइनस कर दी। अब किसका नंबर आएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर का एंड वर्कमैन ड्यूज 24 महीने के। सिक्योर्ड क्रेडिटर ये दिख रहे हैं आपको, और वर्कमैन ड्यूज देखिए वर्कमैन ड्यूज लिखा है 30 महीने का 1.5 लाख, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 24 मंथ्स पे। देखिए कहीं किया होगा, ये रहा सिक्योर्ड क्रेडिटर और ये वर्कमैन ड्यूज 24 महीने के, ये कन्वर्ट करके ये डाल दिए। इसके बाद में ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर आ जाएंगे, क्वेश्चन में दे ही रखा है। एंड सरकारी ड्यूज 2 साल के ये इनकम टैक्स वगैरह दे रखा है, ये पेमेंट आ जाएंगी। तो ये अनसिक्योर्ड सरकारी ड्यूज आ गए। इसके बाद जो वर्कमैन ड्यूज 6 महीने के बच गए थे, क्योंकि हमने 24 महीने के लिए लिए थे, तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा जी इसके साथ इकोनॉमिक लॉस स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चेंजेस मैंने आपसे डिस्कस किए। ऑब्वियसली बहुत कुछ है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि आप भी चाहेंगे फटाफट ये चेंजेस आपको मिले, तो आप शेयर विद यू। आपको ये PDF वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। एंड नो डाउट इकोनॉमिक लॉस के बाद सिक्योरिटी लॉस कंपनीज एक्ट, इससे रिलेटेड भी आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियो यू मे हैव। सो मीनवाइल टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस एंड गुड लक।